जयप्रकाश आंदोलन का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, बिहार का हर एक सियासतदान वो जानता है। जयप्रकाश आंदोलन के बाद जिस तरह से यादवों ने अपना एक लीडर चुना, आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव को चुना, यूपी में उन्होंने मुलायम सिंह यादव को चुना, जिस तरह से दलितों ने अपना एक लीडर चुना, एक लीडरशिप चुना, मुसलमान क्यों पीछे रह गया क्रिएट करने में अपनी लीडरशिप। और आज के डेट में जब एक ऑप्शन मिल रहा है मुसलमानों को AIMIM का, तो क्या आपको यह लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक्सेप्टेंस मिलेगी थ्रू आउट द कंट्री, न सिर्फ बिहार में तो चलिए एक बड़ी कामयाबी मिल गई, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र इलेक्शन में भी अभी हमने देखा कि पंचायत इलेक्शन में, निकाय चुनाव में उनको बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश में अब तक उनको कामयाबी नहीं मिली है, कोई भी MLA आज तक नहीं जीत पाए हैं। सबसे बड़ा जो राजनीति का गढ़ माना जाता है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश माना जाता है। 80 सीटें लोकसभा की है वहां पे, 500 से ज्यादा सीटें वहां पे विधानसभा की है। आखिर MIM को एक्सेप्टेंस यूपी में क्यों नहीं मिल रहा है? यूपी में कामयाब अगर पार्टी नहीं हो पाई है तो ये हमारे दायमी तौर पर नाकामी की कोई दलील नहीं है। इंशाअल्लाह देर सवेर हम वहाँ कामयाब होंगे। हमने कई जगह खातिर खा वोट लाया है। असल हुआ कि योगी और मोदी के आने के बाद मुसलमानों पर यह खौफ तारी, जिस पर सेकुलर पार्टियों ने अरसे दराज तक मुसलमानों को फिरकापरस्त तंजीमों से डराने का काम किया, और योगी और मोदी के आने के बाद एक तरफा तौर पर जो मुसलमानों पे मज़ालिम ढाए गए, उससे कहीं न कहीं इस शरारत से नजात हासिल करने के लिए मुसलमानों ने कोई ऐसी आसान राह तलाश की कि मुमकिन है कि गैर BJP वोटों के साथ हम मिल करके शायद इस शरारत को हम शिकस्त दे देंगे। ये हिकमत अमली थी मुसलमानों की, जो कारगर साबित नहीं हो सकी। मैं समझता हूं कि जब लोगों ने तजर्बा कर लिया है कि कामयाब नहीं हो सके, तो इंशाल्लाह आइंदा हमारे राहें खुलेंगी। हम नाउमीद नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि MIM तो अपनी काविशों के नतीजे में बहुत जल्दी अचीव कर रही है जी। बहुत सारी पार्टियां तो 20-20 साल तक लड़ती हैं, वो पहचान नहीं बना पाती हैं, और इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि वहां पार्टी आगे बढ़ेगी। उसमें एक बड़ा और पहलू भी है कि मुसलमाना ने हिंद को जो बड़ा नुकसान हुआ है, ये कश्ती गर्क तूफानों से कम अपने अंदर के तूफान से ज्यादा हुई है। जात बिरादरी की तफरीक ने भी मुसलमान को कमजोर किया है जी, है ना। एक तरफ तो मुसलमान बेवजन हुआ है मसलकी इख्तलाफात से, और दूसरी तरफ से जात बिरादरी की तफरीक ने भी मुसलमानों को तोड़ा है। और यूपी में ये सारी बातें देखने को आती हैं, और बहुत हद तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मसलक और जात बिरादरी की तफरीक को मिटाकर, है ना जी, तो एक मजलूम आबादी को मुत्तहिद करने का काम किया। आइंदा इंशाल्लाह हमारे लिए अच्छे नतीजे होंगे। अभी आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र में जी, जहाँ महाराष्ट्र में आप कहते थे कि हम लोग का बैंड बज गया, बिल्कुल हमारी बसात समट रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है देखिए लोग लौट के आ रहे हैं, इसलिए हम नाउमीद नहीं है। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा ये है सर, आजकल जो ट्रेंड पे भी है कि ऐसा मुसलमानों को लेके एक परसेप्शन बना दिया गया है कि अगर आप मुस्लिम हो मतलब कहीं ना कहीं आप कम पढ़े लिखे हो, अगर आप मुस्लिम हो तो आप टायर और पंचर की दुकान में काम करने वाले हो, अगर आप मुस्लिम हो तो आपका बिजनेस में नाम नहीं है, अगर आप मुस्लिम हो तो आप उस लेवल पे आपको एक रिकग्निशन नहीं मिलती है जिस लेवल पे दूसरे कौम के लोगों को रिकग्निशन मिलती है। जबकि मेरे सामने एक एग्जांपल है कि आपसे जितनी देर से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, यकीनन जो लोग भी आपको जानते हैं वो ये जानते हैं कि अख्तर उल ईमान साहब न सिर्फ एक विधायक है बल्कि एक बहुत ही काबिल नेता है। दूसरी बात यह है कि आपके अररिया से, आपके सीमांचल से कई IAS और IPS भी निकले हैं। मदरसा से, हैदराबाद के मदरसा से पढ़ के निकल के एक IPS बना है, यहाँ से भी कई सारे IAS और IPS को हम जानते हैं, डॉक्टर्स को हम जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक परसेप्शन बनाया गया है, क्या लगता है सर आपको कि इसको हम मेन स्ट्रीम में कैसे लाएंगे और कैसे कंट्रोल करेंगे? कैसे लोगों को लगेगा कि नहीं मतलब मुसलमान है यानी कि मुसलमान भी एक काबिल इंसान हो सकता है? नहीं, देखिएगा मुल्क के बंटवारे के बाद भी मुसलमान इतने बासलाहियत थे कि 23% मुलाजमत मुसलमानों के हिस्से की। एक सोची समझी साजिश के तहत आज़ादी के बाद से मुसलमानों के साथ अदावत। और आप, मैं ये बात कहने में हक बजानिब हूँ कि आईनी एतबार से हम तो बराबर के शहरी हैं, लेकिन इस वक्त वतन अजीज में हम दूसरे दर्जे के शहरी बना दिए गए हैं जी, है ना। आप सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते 5 मिनट के लिए जी, लेकिन दूसरे लोग इबादत कर सकते हैं थाने के 4 दीवारियों के अंदर में भी, कोर्ट की 4 दीवारियों के अंदर में तो भी। सर इसका मुकाबला कौन करेगा? मैं कह रहा हूँ मुकाबला नहीं, असल मुल्क ये है कि आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है जी। मामला ये है कि इस वक्त फासिस्ट कुव्वतों ने जी अपनी तमाम तर कमजोरियों को छुपाने के लिए मजहबी गोया एक जंग शुरू कर दी है जी, और मजहब को आड़ बनाकर और मुसलमानों को दुश्मन बनाकर इन्होंने सियासत करनी शुरू कर दी है। और इसमें मुसलमानों का भी बड़ा दखल है कि मैं ये बात कहूँ कि अगर अलीगढ़ को आप
नजरअंदाज कर दें, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को नजरअंदाज कर दें, जी तो मुसलमानों ने एक लंबे अरसे तक जदीद तालीमी इदारों की तरफ तवज्जो नहीं दी। जी इस बात को आपको तस्लीम करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आप भले ही आप चंद लोगों के नाम गिनवा दें, जी चूंकि गरीबों की बस्ती में दो चार भी पक्के के मकानात हो जाए झोपड़ियों में, जी तो वो उनका मकान नजर आता है। आप जितने लोगों का नाम IAS IPS के एतबार से गिनवा रहे हैं, जी तो आप इस मुल्क में अददी एतबार से आपका तनासुब क्या है? जी इस मुल्क में आप 15% की आबादी है जी और 4% से ज्यादा आप UPSC के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। 4.5% है जी, हमारा रिजल्ट। यही रहा है। जी और पार्लियामेंट में आप समझिए कि अगर इस मुल्क में 15% है तो 543 रुकनी पार्लियामेंट में 80 से ज्यादा आपके MP होने चाहिए थे। जी जहां आप 18-20 पर पहुंच गए हैं। जी तो एक तो कानून साज इदारे में कम है आप, और दूसरा है कि नौकरशाह। यहाँ चार जमहूरियत के 4 बुनियादी सुतून कहे गए ना, जी अदलिया, कानून साजिया, इंतजामिया और मीडिया। जी तो आप कानून साजिया में भी कम है, जी और जिसको नाफिज करने वाली कुव्वत है वो आप इंतजामिया में भी आपकी तादाद कम है। जी और दूसरी तरफ ये है कि अदलिया में भी तो आप आटे में नमक के बराबर है, जी आपकी फाइलें लटक कर रह जाती हैं। इस वक्त कई मुस्लिम नौजवान जिनके बारे में दुनिया जानती है कि उनका इतना बड़ा कसूर नहीं जितनी बड़ी सजा उनको दी जा रही जी है ना, उनकी वकालत करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जी तो आप कहीं ना कहीं एक नरगे में हैं। इस नरगे से निकलने के लिए आपको अपने अंदर में बेपनाह सलाहियत पैदा करने की जरूरत है, और वो सलाहियत वही है कि इल्म के हथियार से अपने आप को आरास्ता करना पड़ेगा और माशी एतबार से अपने आप को मुस्तहकम करना पड़ेगा। और माशी एतबार से मुस्तहकम हो जाए, इल्मी एतबार से भी फारिगुल बाली हो। जब तक आपकी कौम तरबियत याफ्ता और मुहज़्ज़ब नहीं होगी तब तक आप मुनज़्ज़म कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। जी फितरत है, कुदरत ने बनाई कशमकश की दुनिया है। जी ये जो आप कह रहे हैं ये कोई दानिस्ता दुश्मनी नहीं है, जी ये निज़ाम फितरत है। आप जाएं, बड़े परिंदे छोटे परिंदों का शिकार कर लेते हैं, जी मछलियां छोटी मछलियों को शिकार कर लेती हैं। जी इंसानी बस्ती में भी जी क़यादत सयादत एक दूसरे का वर्चस्व बना हुआ रहता है, जिसको सिर्फ मजहबी अंदाज से मत देखिए बल्कि इसको एक साइकिल के तौर पर भी देखिए। ये जमाना आता जाता है, मुसलमानों से रवा सजी में बड़ी अजीम गलतियां होती जा रही हैं, अब तक गलतियां होती जा रही हैं। मुसलमानों को आप देख लीजिए, आज ये बात कहने में शायद आपको ये हो, मुसलमान अपने मसाइल में आज देखेंगे कि हिजरत की बरकत की गुफ्तगू मुसलमानों में की जाती है, जी लेकिन मुसलमानों से पहले गैरों ने हिजरत की है। देखेंगे कि मुसलमानों में उल्फत की, अदल की बात कही जाती है, लेकिन मुस्लिम समाज में कितने तरफ़ुर है। जी आप ये देखेंगे कि मुसलमानों को कहा जाता है कि सबका नबी खुदा काबा बैतुल्ला एक है, मुनफरद एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। जी तो ये बातें तो कही जाती हैं, लेकिन मसलकी फिरक़ेबाज़ी ने, जी ज़ात बिरादरी की तफरीक ने मुसलमानों को गारत कर दिया है। दूसरी तरफ ये है कि मुसलमानों के अंदर में फजूल खर्ची की आदत बहुत है जी और मुकदमेबाजी हो रही है। मुस्लिम नौजवानों की तरबियत का सामान इस वक्त नहीं हो रहा है, जी और तालीमी इदारे, मजहबी इदारे तो हो गए, लेकिन वो जदीद तालीमी तकाजों से हम आहंग ना हो सके, उसकी वजह से भी हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से हम पीछे हो गए हैं। हम तो ये समझ रहे हैं कि जो 1857 के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक अबूरी हालत थी, वो अबूरी हालत से मुसलमान इस वक्त हो रहा है। पाकिस्तान के बढ़ जाने के सजा नाकर्दा गुनाह मुसलमानों को दी जा रही है। इस वक्त मैं बिहार की से बात कर रहा हूँ। अभी बिहार में नीतीश कुमार ने जात पर मबनी शुमार किया, जी है ना, और उस पर एक बहुत ही मुस्तनद वो है जी। उसमें आप देखेंगे 13 करोड़ का बिहार हुआ, और उस 13 करोड़ में मुख्तलिफ जात और बिरादरी की तादाद कितनी है, उसकी माली हालत कैसी है, उसकी तालीमी हालत कैसी है, उसको सरकारी मुलाजिम में कैसी हिस्सेदारी गई, सारी चीजें उसमें शामिल हैं। आपको देखकर हैरत होगी कि आज नाथ मिश्रा सचर कमेटी की रिपोर्ट में तो एक इशारा दिया गया था कि आप गोया दलितों के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन ये रिपोर्ट ये कहती है कि आप दलितों से भी बदतर हैं। आप देखेंगे 37 लाख आबादी है भूमिहार भाइयों की। मैं ब्लेम नहीं करता कि उसने नौकरी छीन ली आपसे, उसने अपनी तैयारी की। आज उनकी सरकारी नौकरी में 37 लाख की आबादी, 58,000 हिस्सेदारी और अचीवमेंट 1,87,000 नौकरियां थी। परमोनू की आबादी तकरीबन 41 लाख की है, नौकरी उनकी 71,000 होनी थी, 1,70,000 है। कुर्मियों की आबादी 37 लाख, नौकरी होनी थी उनकी 58,000, 1,18,000 मिली। लेकिन जादवों की नौकरी मिली, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 18% मुसलमान, 2 करोड़ 31 लाख, इनकी वाजिब हिस्सेदारी 3,68,000 होती है, जो उनको 1,73,000 नौकरी मिली, 1,95,000 गोया 2 लाख नौकरियों से महरूम रखे गए। इस तरह शेड्यूल कास्ट, उनको मिलनी थी 4 लाख नौकरी और उनको सिर्फ 3 लाख नौकरियां मिली। तो
शेड्यूल कास्ट की 1 लाख नौकरी हजम हुई जी और मुसलमानों की 2 लाख नौकरी से महरूम रखा गया। तो ये बात बताइए, जबकि सारा सिस्टम जी आवाम के पैसे टैक्स पर वसूल किए जाते हैं जी और सरकार सब्सिडी देती है, जी लोन देती है, कारोबार में खड़े करती है, जी और वहां मुसलमानों की वाजिब हिस्सेदारी है ही नहीं, तो मुसलमान कैसे अब परवान चढ़ेगा? इसलिए इसको तमाम तर पहलुओं में लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और ये लड़ाई कोई और नहीं लड़ने आएगा। हुकूमत इतनी वो नहीं है। ये मुसलमानों के दरमियान में बेहतर तालीम के इदारे कायम हो, नौजवानों की सही तरबियत की जाए और उनकी मईशत। इस वक्त मुसलमान एक सचर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने बताया कि भाई इनकी माली हालत बड़ी खराब है। क्या मुसलमानों के शादी ब्याह और बारातों में जाएंगे, इस बात का एहसास होगा क्या? अपनी जमीन और जायदाद बेच बेच कर जी मुसलमान शादी ब्याह में खर्च कर रहे हैं। ये कौम संजीदा नहीं है इस वक्त, ये कौम संजीदा नहीं है। हत्या के मुसलमान दीन के नाम पर भी फजूल खर्ची का शिकार है। एक जलसे में बजट उनका 10 से 15 लाख है, जबकि इसको निजाम ने कितना बेहतरीन स्टेज दिया। जामा मस्जिद के मीनार मिंबर से बेहतर कोई स्टेज हो सकता है क्या? बिल्कुल बावजू खुशू और गुफ्तगू वहां पाकीज़ा माहौल में इन्होंने सियासी रस्म के मुताबिक भीड़ तंत्र को इसने भी समझ लिया है कि लोगों की भीड़ ही हमारे इज्तिमा की और हमारे जलसों की कामयाबी है। तो हमारी संजीदा कोशिश न सियासत में हो रही है न हमारे जो दीनी हल्के में भी हो रही है। मैं सारे लोगों को ब्लेम नहीं कर सकता, हमारी इज्तिमा भी होनी चाहिए, हमारी इज्तिमाई कुव्वत दिखनी भी चाहिए, लेकिन हम ये देखें कि कहाँ हमारी भीड़ जरूरी है और कहाँ हमारी संजीदा कोशिश जरूरी है। इस पर हमको काम करने की जरूरत है। सर, इसमें एक चीज ये मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपने जो डेटा हमें दिया भूमियार का, ब्राह्मण का, राजपूत का, एक चीज ये है सर कि उनके पास आज भी इतनी जमीन है, उनके पास आज भी एक बैकअप है जो कहीं ना कहीं मुसलमानों के पास नहीं है। मैं जैसे कि मेरे जैसा लड़का, मान लीजिए कि अगर हम तैयारी करने के लिए हम कहीं निकलते हैं, बिहार से आके हम हैदराबाद में हम सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे अच्छे कॉलेज में, पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, तो हम ये चाहते हैं कि हम 4 साल की क्यों ना हम कोई कोर्स करके, इंजीनियरिंग करके या कोई भी एक कोर्स करके हम जल्दी से जल्दी कमाने लग जाएं, रादर देन कि हम 2 साल 3 साल 4 साल बैठ के हम सिविल सर्विस के लिए या हम किसी भी स्टेट कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हम तैयारी करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे माशरे के अंदर एक और कमी क्या है कि हम उंगलियां बहुत उठाते हैं दूसरों के ऊपर। यानी कि अगर कोई बच्चा अगर एक बार प्रिपरेशन किया और वो फेल हो गया तो हम उनसे ये पूछने लगते हैं कि भाई तुम्हारे से बेहतर तो फलां का बच्चा है कि जो सऊदी दुबई जाके आज कम से कम 2000-3000 रियाल कमा रहा है, इंडियन 30-40 रुपए कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ही उसको डीमोटिवेट करते हैं। नहीं, ये हर उस माशरे का कसूर है जहाँ तालीमी फुकदान होगा, हर माशरे का कसूर है। ये लोगों का जो जहाँ लोग सही तौर पर तालीमी याफ्ता नहीं होंगे, उनका यही पैमाना कहने का। लेकिन ये बात बताइए कि आप गुर्बत की वजह से मुसलमान से भी होगा। औकाफ की जितनी जायदाद मुसलमानों के पास बिहार में थी, क्या इन औकाफ की जायदादों का सही इस्तेमाल हुआ? आज भी है सर। सुनिए, मैं कह रहा हूँ क्या इस्तेमाल हुआ? मैंने इसमें बेशतर लोगों ने हरामखोरी की है। तो सर औकाफ की जायदाद को गस्ब किया लोगों ने। वक्फ के इस पे मैं आ रहा हूँ। नहीं, आपको मैं बता दूं कि कल आज से 40 साल पहले पटना में अय्यूब गर्ल्स स्कूल, मुस्लिम हाई स्कूल, एक नुमाइंदा इदारा था, मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा नुमाइंदा इदारा था। किस मनहूस ने इनका ये हाल कर दिया? आप देख लें, सबसे गैर मेयारी हालत है इनकी। यही नहीं, बिहार के जो मुल्का मदारिस है, एक मदरसे का ग्रांट तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए है। मैं किसी एक को कसूरवार नहीं समझता हूँ, सोसाइटी भी उसमें बड़े कसूरवार है, लेकिन सिक्योरिटी और सुदूर ने अपने नालायक बेटों को बहाल कर लिया। नतीजा हुआ कि पूरा तालीमी निजाम धर्म परम होकर के रह गया। वहीं गैर मुस्लिमों के दरमियान में उनके जो मकातिब हैं, उनके जो स्कूल हैं, आज भी जब मैं अपने इलाके में फिरता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसी आबादी में हमारे गैर मुस्लिम जीते हैं, लेकिन वो संजीदा है तालीम के ताल्लुक से। अब मुसलमान गैर संजीदा है तालीम के ताल्लुक से। तो ये मुसलमानों के अंदर की खराबी है। जो आपने कहा वक्फ को लेके, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है हिंदुस्तान के अंदर, वो रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ की प्रॉपर्टीज है। तो आपने सही कहा कि जिस कौम के पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज है, 8,70,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी जिस कौम के पास है, उस कौम का आज इतना फिसड्डी हाल क्यों है? यानी कि मस्जिद ऊपर होता है और नीचे अगर दुकानें होती है तो उस दुकानों का किराया कितना लिया जाता है? 200-400 रुपए मंथली लिया जाता है, जबकि उसके जो अलाल दलाल किस्म के लोग होते हैं वो लाखों रुपए उनसे वसूलते हैं। तो आखिर हमारे नेता, खासतौर से हमारे जो भी नेता है, हमारे अख्तर उल-ईमान साहब हो या कोई भी हो, अब्दुल्ला कामरान साहब हो, क्यों नहीं इस पर आवाज उठाते हैं कि नहीं भाई ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है? ये इसलिए नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमको भी उससे फायदा होता है कि भाई हमारा वोट खराब होगा। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होती है तब किसी कौम के शौकत पे जवाल आता है। आप देखेंगे पटना, आप रेलवे स्टेशन उतरेंगे तो 2 मीनारा आपका इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल। एक मीनारा होगा महावीर
मंदिर का जी, और दूसरा मीनारा होगा जामा मस्जिद का, है ना। और जामा मस्जिद का मीनारा उससे ज्यादा कदीम है जी, और जितनी जायदाद जामा मस्जिद के पास है उतनी जायदाद मंदिर के पास नहीं है। नहीं, हाँ। लेकिन मंदिर की जो आमदनी होती है दयानतदारी के साथ उसके बॉक्स में रखी जाती है। बिल्कुल, जो मंदिर के पुजारी है उसकी तनख्वाह है जी। लेकिन वहीं मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि औकाफ के मस्जिद की दुकानों का जो शख्स है मुसलमान है, वो दुकान भाड़ा लेने के लिए और अजान के वक्त बहुत लोग नमाज भी पढ़ने नहीं जाते हैं जी। ये हर जगह ये खयानत है जी, ये खयानत है। मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ जी, स्टेट वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ। हम लोगों ने यहाँ भी सोगरा वक्फ स्टेट का मुआयना किया जी, और सोगरा वक्फ स्टेट में देखा जो सोगरा वक्फ स्टेट की दुकानें हैं उसका किराया 700 रुपए है और उसी जगह जो प्राइवेट दुकानें हैं उसकी किराया 2500-300 रुपए है। तो इस खयानत ने मुसलमानों के दरमियान में जो सियासी लीडरशिप है जी, और जो मजहबी लीडरशिप है इसमें कोई एकांगत नहीं है कि मिल बैठकर मंसूबा साजी करें, एहतसाब करें, प्लान करें। अभी देखेंगे आप कि उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना था जी, सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की मुद्दत दे रखी थी और आप देखेंगे कि 4 महीने तक लोगों को रनवाई नहीं हो सकी। कौमी सतह की हमारी मिली तंजीमें ये नहीं कह सकी कि आया उम्मीद पोर्टल पे हमको रजिस्ट्रेशन कराना है नहीं कराना है जी। इनके समझने में भाई आप कानूनी एक्सपर्ट को लेकर बैठते, जब हुकूमत एक कानून बना दिया है उस लड़ाई को समझ, फिर आखिर वक्त में आपने कहा जिसके नतीजे में बहुत सारे औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है जी, और काफी गंजलक है। तो हमारी मिली क़यादत, जिसको आप मजहबी क़यादत भी कहें, हमारी मिली क़यादत और सियासी क़यादत दोनों इस वक्त मजहूल हो गई है, दोनों मजहूल हो गई है और इस दोनों के दरमियान में कोई रब्ते बाहम नहीं है। और हालांकि एक खुदा, एक रसूल, एक शरीयत सब लोग दावा भरते हैं और बेशुमार खुदाओं के बंदे वो मंसूबाबंद तौर पर काम कर रहे हैं जी। तो इस कौम की वो हालत होनी है। बहरहाल हमसे मायूस नहीं है, इंशाअल्लाह हमारी मिली तंजीमें भी आगे बढ़ रही हैं। अब जो लोग कल तक मदरसा चलाते थे आज उसने अपने निसाब में तब्दीली की है, उसमें जिद्दत आ रही है ना। तो हम नाउमीद नहीं है, लेकिन यह है कि अब भी काम करने की बड़ी शदीद तरीन जरूरत है। सर अगला सवाल मेरा ये है, हम 1-2 सवाल और रह गया है कि जिस तरह से आप माशाल्लाह बंद गले के सूट में आप बहुत प्यारे दिख रहे हैं। मैंने ये वेस्टर्न पहना हुआ है, मैंने स्वेट शर्ट और मैंने जीन्स पहना, पैंट पहना हुआ है। तो लिबर्टी ऑफ चॉइस, जिस तरह से मर्द लिबर्टी ऑफ चॉइस का इस्तेमाल करते हैं कि हमें जो कपड़ा, जो पोशाक अच्छा लगता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब शेरवानी पहनते हैं और माशाल्लाह शेरवानी में जचते हैं, तो कोई धोती कुर्ता पहन के जाता है। तो आखिर मुसलमान औरतों के ऊपर ये फोर्स या लड़कियों को क्यों फोर्स किया जाता है कि भाई आपको यही कपड़ा पहनना है या आपको हिजाब लगाना है, आपको बुर्का पहनना है? ये फ्रीडम उनको क्यों नहीं दी जाती है? पहले लिबास के बारे में ये सुन लीजिए, शरीयत ने कोई खास लिबास, कोई अपना ड्रेस कोड इनका नहीं है कि नहीं फला ही तरह का होना चाहिए। इस्लाम में लिबास के बारे में जो है, लिबास सातिर जिस्म हो, जिस्म के सत्र को ढक ले बिल्कुल, और इतना तंग न हो कि जिस्मानी साख्त दिख उभर कर सामने में आए जी। और खवातीन के लिए है कि वो दुपट्टा रखें जी। खवातीन के लिए आप ये कह रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मौजूदा वक्त माने खवातीन जिस तरह चाहे वो रह जाए? तो इस्लाम एक मजहब का नाम है जिसका एक डिसिप्लिन है, जिसका एक तरीका है ना। हर एक स्कूल का, हर एक इंस्टीट्यूशन के अपने कुछ कायदे कुल्लिये होते हैं। इस्लाम की जो शरीयत है वो औरतों को क्या पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, वो डिफाइन करता है। अलबत्ता ये है कि उसका अंदाज अलग हो सकता है, जिस्म सातिर हो, है ना, साख्त उभर कर सामने में ना आए और पर्दे का ख्याल रखा जाए, इस पर क्या पाबंदी है? मुस्लिम बच्चियां सलवार भी पहनती हैं, मुख्तलिफ किस्म के ड्रेस भी पहनती हैं और माशाअल्लाह कोई हिजाब करती है, कोई हिजाब नहीं करती है। लेकिन इस्लामी शरीयत में औरतों के बाल दुपट्टे उनके वो होने चाहिए। फिर आप शरीयत इस्लामिया का इम्तियाज क्या रह जाएगा? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की बस्ती में गए और वहाँ यहूदियों के बच्चियों के बाल एक ही लट में गुथे हुए देखे, तो आपने आकर अपनी बच्चियों को कहा कि तुम 2 लटें निकालो ताकि तुम उससे मुमताज रहो। आप ये बात कहें कि खास अंदाज में रहने से एहसास कमतरी नहीं, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। आप सिखों के बच्चों को देखते हैं जी, बिल्कुल, तन्हा कॉलेज में आता है, पगड़ी का सौदा नहीं करता, उसका कॉन्फिडेंस कहाँ लूज हो रहा है? बिल्कुल। हमारे अभी आपने देखा होगा एक आलिम दीन को जो अभी जावेद अख्तर से बहस कर रहे थे, दाढ़ी और टोपी थी, कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई था। तो ये कह देना कि पर्दा तरक्की के रास्ते में हायल है या जबरिया किसी को पर्दा कराया जा रहा है, हर इस्लामी मुहज्जब फैमिली है ना, वो अपने बेटियों को पर्दे में देखना चाहती है। कुछ लोगों का है नाचना है, गाना है, बेपर्दगी रहनी है, जिसमें कुछ हिस्सा दिखाई देना है। इस्लाम में है कि औरतों के लिए
ड्रेस कोड नहीं है कि खास किस्म का होना चाहिए, लेकिन हाँ उनकी हथेलियां, उनके पाँव, उनका चेहरा, अब बाकी सारा जिस्म ढका हुआ है, इस्लामी तहजीब का हिस्सा है। अगर इसको फॉलो कोई नहीं करता है तो शरीयत की पाबंदी से बाहर है और ये आवारागर्दी है। इस आवारागर्दी की हिमायत नहीं की जा सकती। अलबत्ता पर्दे में रहकर मुख्तलिफ किस्म के लिबास को पहनने की आजादी है। जी, लेकिन सर एक बात ये बताइए कि ये तो पर्दे की बात है, लिबास की बात है, सर मुस्लिम लड़कियां जो है एजुकेशन में अगर उनका हम डेटा देखें तो वो बहुत पीछे है एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन। अगर हम बात करें लड़कियों की, मुस्लिम लड़कियों की खासतौर से, या मुस्लिम महिलाओं की, तो उनकी जो पढ़ाई लिखाई, ग्रेजुएशन की अगर आप रिकॉर्ड देखें, पोस्ट ग्रेजुएशन की रिकॉर्ड देखें, तो वो कहीं नहीं आते हैं जिस तरह से गैर मुस्लिम की बच्चियां और उनकी महिलाएं हैं। आप देखेंगे सवाल ये पैदा होता है, आप ये मत समझिए कि पर्दे की वजह से उसके रास्ते की पढ़ाई रुकावट हुई। जी, पर्दा कहीं से भी तरक्की में हायल नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर्स हो, पर्दे में रहकर हमारी बेटियों ने बड़ा कमाल हासिल किया है। असल मुजरिम हम हैं। आप देख लें अपने इलाके को, आप देखें बिहार का, यहाँ का भी जायजा लें। जी, मुसलमानों ने कसरत से, जी, इंसानी जिंदगी गाड़ी के दो पहिए के मानिंद है। जी, तलबुल इल्म फरीज़तुन कहा गया, इल्म का हासिल करना फर्ज है। जी, तो हर मुसलमान पर, तो यानी मर्द पर भी है तो औरत पर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने, आप देख लीजिए मुसलमानों की पूरी तालीमी तारीख को उठाकर देख लीजिए, मुसलमानों ने लड़कों के लिए तो इदारे कायम किए, जी, बेटियों के लिए इदारे कायम किए इन्होंने न के बराबर, न के बराबर। जी, अपनी बेटियों के लिए वो चाहते हैं कि कोई लेडी डॉक्टर को हम दिखाएं। जी, अपनी बेटियां डॉक्टर बने। ईसाई के यहाँ पर्दे का उतना चलन नहीं है। जी, लेकिन ईसाइयों ने अपनी बेटियों के लिए अलग से मेडिकल कॉलेज कायम कर लिए। जी जी जी। मुसलमानों ने मस्जिद के मीनारे बुलंद करनी चाहिए, मैं उसका मुनकर नहीं हूँ, यकीनन है कि हमारे अकीदत की है, लेकिन मुसलमानों ने मस्जिद की आराइश और ज़ेबाइश पर जितनी तवज्जो दी, क्या मुसलमानों ने बेटियों के तालीमी इदारे कायम किए? बेटों के लिए आपने कितने तालीमी इदारे कायम किए? हजारों मदद से कायम किया आपने। चाहे दारुल देवबंद हो, नदवतुल उलमा लखनऊ हो, बरेली शरीफ हो, है ना, चाहे बनारस हो, चाहे आपने बेटियों के लिए कहा किए। मुसलमानों ने बेटियों की तालीम से बड़ी गफलत बढ़ती है और उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। बेटियां आप देखेंगे, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मत की माँ, लगभग 1600 से ज्यादा अहादीस उनको याद थी। और अरब की औरतें कितनी शख्सियत उनकी परवरदा थी कि अम्मा खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा उस जमाने में इंटरनेशनल बिजनेस करती थी। जी जी, है ना। आप देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां सुलह हुदैबिया के मौके से आए तो ऐसे वक्त में उम्मुल मोमिनीन ने आपको मशवरा दिया। तो खवातीन का रोल तो इस्लाम में शुरू दिन से रहा है। ये बीच में वो बुरी हालात आ गए। आप देखेंगे तुगलक तैमूर के जमाने में भी दिल्ली में 1000 मॉडर्न मदरसे थे जी, और जो घरों में खादिमाएं होती थी वो भी कुरान की हाफजा होती थी उस जमाने में। लेकिन ये 1857 के बाद मुसलमानों का जो सवाल शुरू हुआ तो उसका पूरा तालीमी निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। इसलिए अपने ईमान की सलामती के लिए मदरसे कायम किए ताकि हमारे अकायद बच के रह जाए। लेकिन जो हालात नॉर्मल हुए उसके बाद इनको ये सबक याद नहीं रहा कि नहीं साहब, वो बुरी हालात से हम निकल गए हैं, हमको अब हिंदुस्तान में रहकर आजाद हिंदुस्तान का मुकाबला करना है, तो अपने बेटे और बेटियों की तालीम का नज़्म करना है। इस तरह मुसलमानों ने कम तवज्जो दी है। इसमें हुकूमत की शरारत से ज्यादा अपनी गफलत का दखल ज्यादा हमारा है। सही कहा सर आपने। एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंटीग्रिटी पे सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से काम करना चाहिए। नहीं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंतखाब के ताल्लुक से ही अब पैमाना बदल चुका है जी। तो वो कहीं न कहीं हुकूमत का आला कार बनकर रह गया है जी। और महाराष्ट्र में जो कुछ उनको देखा गया, उनकी कारकर्दगी देखी गई। बिहार में इसने शरारत शुरू की थी, लेकिन बिहार के लोग गरीब जरूर हो लेकिन सियासी एतबार से जरा सा बेदार हैं जी। तो चोर की आहट पाकर घर वाले जग गए थे, जिसके नतीजे इनको मौका नहीं मिल सका। हम लोगों ने खुद जाकर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिला था कि इतने लिमिटेड पीरियड में आप जिस तरह का काम कर रहे हैं मुनासिब नहीं है। नतीजा है कि उनको उल्टी करनी पड़ी, अपने फैसले बदलने पड़े, है ना। नतीजा ये हुआ है कि इनके इसके यकीनन है कि इसकी क्रेडिबिलिटी पर तो शक है कि ये बिल्कुल निष्पक्ष होकर, बल्कि गैर जानिबदार होकर इनको काम करना चाहिए। वो कहीं न कहीं से शक की सुई तो जाती है। और जाहिर है कि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं हो, बेहतर नहीं होगा, तब तक फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। जब तक फेयर इलेक्शन नहीं होगा तब तक अच्छी हुक्मरानी की उम्मीद नहीं की जा सकती। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। एक आखिरी सवाल ये है कि अब तो 5 MLAs हैं आपके, और मुझे नहीं लगता है कि इस बार कोई छोड़कर जाएंगे, क्योंकि जो पिछले मर्तबा छोड़कर गए उनको लोगों ने देखा कि कुछ लोगों को टिकट नहीं मिली और कुछ उसमें से एक तो हार भी गए। तो सर आप इस मर्तबा जो नहीं,
आवाम की अदालत ने उनके खिलाफ जो फैसला सुनाया है जी वो भी बाकमाल है। बिल्कुल। तो सर आप 5 एमएलएज हैं, सीमांचल के लोगों की बड़ी उम्मीद है, पहला कौन सा वो 5 प्रायोरिटी का काम है जो 5 काम आप करना चाहेंगे? देखिए ये एक आम सा स्टाइल हो गया है, 5 3 4 गिन रहे हैं जी हमारी पार्टी भी देखेंगे कि अलग से कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं कर रही है। जी मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो ये है कि इस मुल्क का निजाम बने हुए आइन के मुताबिक चले। जी अगर उस आइन के मुताबिक, दस्तूर हिंद के मुताबिक अगर हमारी हुकूमत काम करने लगे तो पार्टियों को अलग से किसी मैनिफेस्टो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जी हम लोग की लड़ाई तो यही है, हमारी लड़ाई महरूम तबकात की है। जी सीमांचल तमाम तर मामले में आदाद शुमार की रोशनी में तमाम तर गवर्नमेंट के डेटाज कह रहे हैं कि सीमांचल सबसे पिछड़ गया है। तो आर्टिकल 371 के तहत उस इलाके को, जाहिर है कि हुकूमत बिहार का काम नहीं है, हम लोग हुकूमत बिहार पर यही दबाव बना रहे हैं कि आप कम से कम मेरा प्रपोजल तो भेजिए केंद्र को। एक लड़ाई का मामला होगा। उस इलाके में सैलाब की तबाही है और हम लोग तो बुनियादी काम ये कर रहे हैं कि उस इलाके की पसमानदगी को, जो अवामी बेखबरी भी है, हम लोग अवाम को बेदार कर रहे हैं। उस इलाके में चाहे सैलाब का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, करप्शन का मामला हो, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये तो हमारा बुनियादी फरीजा है। लेकिन आर्टिकल 371 वो नाफिज हो, सीमांचल स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल बने, वो हमारा बुनियादी काम है। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट टू यू सर, एंड आई होप के अच्छा करेंगे आप लोग इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच सर वक्त देने के लिए। आप लोगों के हुस्न ज़न पे हम लोग उतर पाए। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया।